हेलो एवरीवन, यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारी इतिहास की नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे भारत पर जो तुर्की आक्रमण है उसका ही अगला भाग है, ये भाग 3। तो हमने अब तक देखा कि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण हुआ वो पेशावर में हुआ 1001 से 2 के बीच में, और उसका जो दूसरा आक्रमण हुआ वो राजा जयचंद के साथ में हुआ। और राजा जयचंद जो थे हिंदुशाही वंश के शासक थे, और उसका पहला आक्रमण भी जब हुआ था तो हिंदुशाही वंश पे ही हुआ था। तो जब राजा जयचंद जो है वो क्या कहते हैं हिंदुशाही वंश के शासक थे, तो उनको महमूद गजनवी ने पराजित किया, और उनको पराजय का इतना ज़्यादा अपमान महसूस हुआ पराजय से कि उन्होंने आत्महत्या कर ली आग में कूदकर। उसके बाद महमूद गजनवी ने पेशावर, बै हिंद और एक नंदना जो राजधानी नई बनाई थी हिंदुशाही वंश ने, उस सबको तहस नहस कर दिया। महमूद गजनवी ने मुल्तान, पंजाब, लाहौर, एक तरह से इन सब पे अपने आक्रमण किए और इनको अपने कब्जे में कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि 1015 ही ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर को जीतने का प्रयास किया। जब महमूद गजनवी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे वो असफल रहा। और उसकी असफलता का जो मेन कारण बताया जाता है वो बताया जाता है वहाँ का प्रतिकूल मौसम, कि जो वहाँ का मौसम था वो महमूद गजनवी के काफ़ी प्रतिकूल मौसम था। तो और ये जो वजह मतलब कश्मीर में जो उसकी पराजय हुई, जो भी वजह रही कश्मीर में उसकी पराजय की, प्रतिकूल मौसम रहा उसकी वजह, लेकिन फिर भी इसको भारत में महमूद की सेना की प्रथम पराजय माना जाता है कि अब तक महमूद कहीं भी हारा नहीं था। अगर उसकी कहीं प्रथम पराजय हुई है भारत में तो वो कश्मीर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में महमूद गजनवी की सेना की प्रथम पराजय किस राज्य पे आक्रमण करने से हुई थी, तो वो कश्मीर होगा। अगला आता है कि 990 से लेके 1015 ईस्वी के जो समय था, 990 से जो है 990 से 1015 ईस्वी के बीच का जो समय था, उस बीच काफ़ी सारे आक्रमण हुए, जैसे कि अफ़गानिस्तान, उसके बाद पंजाब, मुल्तान, ये सभी क्षेत्र किसके अधिकार में आ गए? जो महमूद गजनवी है उसके अधिकार में आ गए, या गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। अब क्या हुआ कि वो गंगा के मैदान, यानी कि पूर्व जो उत्तर भारत है उसमें जो गंगा नदी है उसके आसपास के मैदानों की तरफ देखने लगा। कौन? महमूद गजनवी। और उसमें तुर्क आक्रमण, और गंगा के जब उसने अफ़गानिस्तान, पंजाब और मुल्तान को जीत लिया तो गंगा के जो मैदान थे वो एक तरह से जो तुर्क आक्रमण है उसके लिए खुल गए। अब 10वीं सदी, अच्छा ये बात उसी समय की हो रही, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास का टाइम पीरियड है, 1000 से 1027 के आसपास। उसी बीच में क्या हुआ था, 10वीं सदी लगभग 900 से 999 ईस्वी के बीच की बात को हम 10वीं सदी कहेंगे। तो उस समय नए नए राज्यों का उदय हुआ था उत्तर भारत में, जैसे कि महोबा, ये जो है कालिंजर और महोबा के चंदेल, ये राजपूत राज्य हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे। राजस्थान में जो शाकंभरी के चौहान, मालवा के परमार तथा गुजरात के चालुक्य, इनको सोलंकी भी बोला जाता है। तो गुजरात के चालुक्य, कालिंजर और महोबा के चंदेल, राजस्थान में जो शाकंभरी है वहाँ के चौहान, मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य। तो ये नए नए राजपूत राज्य जो है वो उनका विकास हो रहा था, या इनका उद्भव हो रहा था। ठीक है, ये नए। अब इनसे महमूद गजनवी का संघर्ष होगा, इनके आपस में काफ़ी संघर्ष होगा इन राज्यों के बीच में, महमूद गजनवी के बीच में, जब महमूद गजनवी गंगा के मैदानों की साइड में बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं कि पंजाब को रौंदने के पश्चात महमूद ने गंगा घाटी में 3 बार आक्रमण किया। पंजाब के बाद वो आगे बढ़ा और उसने गंगा की घाटी में कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार आक्रमण किया। और इन जो आक्रमण था इसका प्रयोजन जो मात्र था वो था लूटपाट, यानी कि जो मध्य एशिया में जो गजनवी साम्राज्य था वो वहाँ पे अभियान चलाना चाहता था, वहाँ पे विकास करना चाहता था, उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो जो मध्य एशियाई अभियान थे उनके लिए धन प्राप्त करना, सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्त करना महमूद गजनवी का उद्देश्य था भारत में आक्रमण का। अब आगे चलते हैं कि 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी कहाँ से चलता है? गजनवी से चलता है,
और गजनवी से चलने के बाद वो हिमालय की तराइयों से होकर बढ़ता हुआ कहाँ आ जाता है, यमुना नदी के तट पर पहुँच जाता है। और यमुना नदी के बाद वो कहाँ बढ़ता है, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले वो बुलंदशहर पहुँचता है, बुलंदशहर के एक शासक को हराता है। वहाँ से हराने के बाद वो मथुरा की तरफ पलायन करता है, मथुरा पहुँचता है। और मथुरा की जब तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे उसका एक जो शासक है, राजपूत राजा है, कलचुरी शासक है, कोकल द्वितीय, कभी भी इनका नाम भी आ जाता है कि मथुरा में किस शासक को हराया था, तो कोकल द्वितीय को पराजित करता है। और मथुरा को भी एक तरह से वो लूटपाट करता है, मथुरा में भी तो लूटपाट करना तो उसका शौक था। और उसको एक भारत में लुटेरे के ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे लूटपाट करने ही आया था। फिर ये मथुरा वृंदावन को लूटने के पश्चात प्रतिहारों कन्नौज की तरफ आगे बढ़ता है। और कन्नौज जो थी वो प्रतिहारों की राजधानी थी। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इन लोगों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। कन्नौज कहाँ के थे, पाल कहाँ, प्रतिहार कहाँ के थे, पाल कहाँ के थे, राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी है इनके बीच में सत्ता को लेके, कन्नौज की गद्दी को लेके। और मतलब कन्नौज, जैसे कि मथुरा वृंदावन को लूटने के बाद कन्नौज को उसने लूटा, जो कि प्रतिहारों की राजधानी थी। उसके बाद महमूद गजनवी का चंदेलों पर, चंदेल कहाँ के हैं, कालिंजर और महुआ के, तो चंदेलों पर जो प्रथम आक्रमण हुआ है वो 1019 से 1020 के बीच में हुआ है। और इस जो चंदेल वंश का शासक था वो था उस समय विद्याधर। और ये पहला शासक है, ऐसा माना जाता है कि जो अपने वंश का एक तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। दूसरा, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने तुर्कों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, यानी कि इसने उनके सामने समर्पण नहीं किया और प्रतिरोध करता रहा। ये किसका, तुर्कों का। महमूद का जो महमूद था, महमूद का जो अंतिम लूट अभियान हुआ है, क्या लूट अभियान जो अंतिम हुआ है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे हुआ है, जो कब हुआ था, 1025 ईस्वी में अंतिम लूट अभियान माना जाता है। और जो अंतिम और 17वां आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है इसका मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के पास जाटों के साथ माना जाता है कि मुल्तान के कुछ तटवर्ती क्षेत्र थे, वहाँ पे जो जाट रहने वाले थे उनके साथ इसका मतलब उन पर महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण या 17वां आक्रमण किया। इस आक्रमण में जो है वो जाट पराजित हुए। तो महमूद गजनवी ने जब जाटों को पराजित कर दिया तो यहीं पे उसका 17वां आक्रमण जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब तक हमने जो ये जाना था कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 आक्रमण किए, ये सर हेनरी इलियट के अनुसार माना जाता है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये किसने कहा है, सर हेनरी इलियट ने। अब थोड़ा महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि महमूद गजनवी को एक मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, क्योंकि मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुत शिकन की उपाधि उसने स्वयं को दी थी। बुत मतलब जो देवी देवता थे उनको बुत बोला जाता था, बुत शिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ना, तो बुत शिकन भी बोला जाता था, मूर्ति भंजक भी बोला जाता था। तो एक मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला आक्रमणकारी था, इसे लुटेरा भी कहा जाता है। महमूद की सेना में, लेकिन एक जानने वाली बात ये है कि ये थोड़ा सा जो है इस्लाम को मानने वाला था, लेकिन फिर भी इसकी सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महमूद की सेना में कौन से हिंदू थे जो उच्च पदों पर आसीन थे, तो वो दो नाम में सेवंद राय और तिलक। आगे चलते हैं कि महमूद कला मतलब जो है कला का काफ़ी सम्मान करता था, कलाकारों विद्वानों को अपने यहाँ पे संरक्षण देता था। तो उन्हीं विद्वानों में जो इसका दरबारी इतिहासकार था वो था उत्बी इसका दरबारी इतिहासकार था, जो इतिहास लिखता था इसका दरबार में। और उसने एक किताब लिखी, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, एक ही बात है दोनों में। इसको किताब उल यामिनी भी बोलते हैं और तारीख ए यामिनी भी बोलते हैं। ग्रंथ की रचना की उत्बी ने, और इस किताब में उत्बी ने पूरा महमूद गजनवी के जो वंश हैं उनके बारे में बताया है। तो एक स्रोत भी है महमूद गजनवी को जानने का, किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी, जो कि किसने लिखा है, उत्बी ने। आगे चलते कि महमूद गजनवी के साथ जब वो भारत पे आक्रमण करने आया था तो प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी भी आया 11वीं सदी में, यानी कि जिस समय वो भारत पे आक्रमण करने आया तो अल-बरूनी भी उसके साथ आया था।
लेकिन वो तो लौट गया, अल-बरूनी जो है वो भारत में ही रह गया और वो जगह जगह घूमने लगा, भारत की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को देखने लगा और उसने भारत को पूरा देखने के बाद उसने एक किताब की रचना की, किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद की रचना की जिसमें भारत की उस समय की, जिस समय अल-बरूनी यहाँ आया था, जिस समय महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे, उस समय की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, स्थितियाँ थी, उनके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा है। अल-बरूनी को ये भी कहा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुस्लिम था। कौन? अल-बरूनी। अब इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ और इसने अरबी भाषा में एक किताब लिखी, तहकीक-ए-हिंद, जो कि अरबी भाषा में थी, तहकीक-ए-हिंद। और इस किताब का जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया है वो एडवर्ड सांची ने किया है, अंग्रेज़ी अनुवाद किया है एडवर्ड सांची ने, और जो इसका हिंदी अनुवाद है वो किया है रजनीकांत शर्मा ने। तो कभी भी क्वेश्चन बन जाता है कि तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद जो है तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में? अरबी भाषा में। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किसने किया? एडवर्ड सांची ने किया है और इसका हिंदी अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। और गजनवी के दरबार में एक और लेखक था, बैहाकी, जिसने तारीख़-ए-सुबुक्तगीन लिखी है। यानी कि सुबुक्तगीन तो पता ही है, महमूद गजनवी का बाप ही था। तो तारीख़-ए-सुबुक्तगीन लिखी है किसने? बैहाकी ने। इसके दरबार में और भी कवि थे, जैसे फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान थे कुछ, तुसी, उनसुरी, फारूकी, ये प्रमुख विद्वान लोग थे जो इसके दरबार में रहते थे। इससे साबित होता है ये थोड़ा सा विद्वानों को, कलाकारों को महत्व देता था। अब आगे चलते हैं कि इसने संस्कृत के मुद्रालेख, मतलब संस्कृत में के सिक्के छपवाए जिन पे कुछ मुद्रालेख लिखे हुए थे। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के छपवाए इसने, जिस पे किस में लिखा हुआ था? संस्कृत में लिखा हुआ था। और सिक्के किसके थे? चांदी के सिक्के थे, जिसके एक भाग पर तो अरबी भाषा थी, जैसे कि चित्त और पट्ट होता है, तो एक भाग मान लो चित्त है तो उस पर अरबी भाषा है और एक भाग पट्ट है तो उस पर कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा के साथ देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो एक तरफ इसने संस्कृत भाषा को लिखवाया, एक तरफ इसने अरबी भाषा को लिखवाया। तो ये महमूद गजनवी की कुछ चीज़ें थी। और फाइनली महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई है वो 1030 ईस्वी में हो गई है। तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हमने एक तरह से तुर्की आक्रमण का जो भाग 3 है वो ख़त्म कर लिया है। अब हम जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ेंगे। जो मोहम्मद गौरी भारत में आता है उसका मेनली सब लोग तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष को लोग जानते हैं। तो अगला आक्रमण जो होगा वो जो है मोहम्मद गौरी का होगा। यहाँ तक तुर्की आक्रमण जो है ये मतलब महमूद गजनवी का जो अध्याय है वो यहीं ख़त्म होता है। बाकी जो मोहम्मद गौरी है उसको हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। किस तरीके से मोहम्मद गौरी भारत में आया और उसने अपना आक्रमण करना कैसे शुरू किया, प्रथम आक्रमण कहाँ किया, और पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उसका आक्रमण हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का जो युद्ध हुआ, ये सब हम कल की क्लास में जानेंगे। किस तरीके से भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। तो मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ और उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ये सब हम दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उसके बाद मुगल साम्राज्य। तो पूरी कहानी है, अब हम दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मोहम्मद गौरी का आक्रमण हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं भी आपके सामने अच्छे तरीके से कंटेंट प्रस्तुत कर पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।